यही चल रहा था, ठीक है ना। अब देखो इसमें एक फॉर्मूला और हमें याद रखना है। सपोज करो आपकी जो स्फेरॉइड शेप है वो ऐसी है, ऐसा कोई स्फेरॉइड दे रखा है आप लोगों को, ठीक है। तो ये इसकी खुद की एक्स कौन सी होगी इस बॉडी की, ये इसकी ऑन एक्सिस है, और इसकी ऑन एक्सिस पर हमें क्वाड्रुपोल मोमेंट दे रखा है। सपोज करिए क्यू नॉट, ये इसका सेंटर मान लेते हैं, और किसी और एक्सिस के करेस्पॉन्डिंग हमसे क्वाड्रुपोल मोमेंट पूछा है। सपोज करिए ये जेड डैश एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। तो फिर कैसे निकालना है, उसका एक फॉर्मूला और वो याद रखना है। बार बार में ये फॉर्मूला यूज आता है, क्वांटम मैकेनिक्स वालों ने ये फॉर्मूला दे रखा है। ऑन एक्सिस के करेस्पॉन्डिंग क्या दे रखा है, क्वाड्रुपोल मोमेंट दे रखा है। किसी और एक्सिस के करेस्पॉन्डिंग आपको निकालना है। सपोज करिए इसके करेस्पॉन्डिंग क्यू है। क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, 2j - 1 क्या होता है, 2j - 1 अपॉन, कॉलेज वाले में भी तो याद किया क्या होता है, 2j - 1 अपॉन क्यू नॉट। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये क्वांटम मैकेनिक्स वालों ने दिया है कि ये फॉर्मूला किसी और एक्सिस के अकॉर्डिंग आपको क्वाड्रुपोल मोमेंट निकालना है, तो इससे निकालेंगे। इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, और अगर जे की वैल्यू हाफ रख देते हैं, जे की वैल्यू हाफ रख देते हैं, तो क्यू कितना हो जाएगा, कोई भी एक्सिस कोई भी हो, क्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब J = हाफ वाले सभी एलिमेंट्स या सभी जो नाभिक है वो कैसी सिमेट्री रखते हैं, चार्ज सिमेट्री, स्फेरिकल चार्ज सिमेट्री, गोलीय सममित आवेश। क्योंकि गोलीय सममित आवेशों के लिए ही क्वाड्रुपोल मोमेंट क्या होता है, 0 होता है। तो जिन जिन के लिए J हाफ है उनके लिए Q क्या है, 0 है। इसका मतलब उनका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गोलीय सममित है। अगर गोलीय असममित चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको चाहिए, देन यू नीड द वैल्यू ऑफ J ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, एक या एक से ज़्यादा चाहिए, ठीक है। अगर आपको गोलीय असममित डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए चार्ज का, तो J की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक या एक से ज़्यादा, ठीक है। और यहाँ पे क्यू नॉट का भी एक फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है, वेयर क्यू नॉट = क्यू नॉट का फॉर्मूला किस में दे रखा है, ये क्या है, इलिप्स। और इलिप्स की एक क्या होती है, सेमी माइनर एक्सिस और एक सेमी मेजर एक्सिस, ए और बी जिनको हम लेते हैं। ए और बी की फॉर्म में क्यू नॉट का फॉर्मूला दे रखा है 2/5, और ये हम याद रखेंगे आगे से, 2/5 a² - b²। और ये हम लोग सेल मॉडल से जब क्वाड्रुपोल मूवमेंट निकालते हैं तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ये फॉर्मूला याद नहीं होता, सेल मॉडल से क्वाड्रुपोल मूवमेंट नहीं निकलते हैं। अभी तो सिलेबस में सेल मॉडल नहीं है, लेकिन बीएससी वाली बुक्स में ये फॉर्मूले दिए हुए हैं। इसका मतलब आ भी सकते हैं। अभी कॉलेज वाला पेपर भी ऐसा ही था। ऐसा नहीं है कि हमें जितना कहा है उतना ही पढ़े, थोड़ा बहुत तो कम ज़्यादा पढ़ना ही पड़ेगा। तो सेल मॉडल से निकालते हैं तो इसी फॉर्मूले से निकालते हैं। जे की वैल्यूज निकालते हैं, पहले लेवल्स में फिल करके जे की वैल्यू निकालते हैं। जे की वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं, क्यू नॉट की वैल्यू इस फॉर्मूले से पुट करते हैं, और फिर क्वाड्रुपोल मूवमेंट की वैल्यूज निकालते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले को लोग बाग थोड़ा सा चेंज भी कर लेते हैं। कैसे, इसको a² + b² से ऊपर नीचे गुणा कर दो। a² + b² से गुणा कर दिया, ऊपर नीचे कर दो a² + b² अपॉन a² + b²। और इसेंट्रिसिटी की टर्म्स में इस फॉर्मूले को लेके आ जाओ। क्या होती है इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला, क्या होता है, a² - b² अपॉन a² + b²। इलिप्स की इसेंट्रिसिटी यही होती है। तो इसको तो लिख दिया, ये जो पार्ट है ये तो क्या बन गया, एप्सिलॉन। ठीक है, क्या बन गया, 2/5 एप्सिलॉन EZ और a² + b²/2। अब ये इसकी दो रेडियस हो गई, एक सेमी माइनर एक सेमी मेजर। तो एवरेज क्या ले लेते हैं, a² + b²/2। तो a² + b²/2 करने के लिए 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ये और ये। इसको क्या लिख दिया, कैपिटल R। क्या है, रेडियस ऑफ दैट न्यूक्लियस विच इज नॉट स्फेरिकल। कुछ तो लिखेंगे। तो कैसे निकालते हैं, a² + b², एवरेज रेडियस निकालते हैं। कैसी एवरेज रेडियस, कितना आएगा, ये 2 और गुणा में है साथ में, तो ये 2 कितना हो जाएगा, 4। तो ये फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं, 4/5 एप्सिलॉन EZ R
और इसको जनरली हम ऐसे लिखते हैं बार, और चूंकि ये स्क्वायर में है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये स्क्वायर है, ठीक है। जैसे रूट मीन स्क्वायर रेडियस निकालते हैं ना, वैसे इसको निकालते हैं। तो ये है इसका फॉर्मूला। ये फॉर्मूला सेल मॉडल में भी यूज आता है, सेम यही फॉर्मूला। वहाँ पे अगर आपको कैलकुलेशंस करनी है तो लेवल्स, जो सेल मॉडल्स जो लेवल्स देता है, उन लेवल्स को फिल करके लास्ट अनपेयर्ड जो भी न्यूक्लियन है, वो न्यूट्रॉन हो भले ही प्रोटॉन हो, उसको फिल कर लो, उसके लिए जे निकाल लो, और उस जे की वैल्यू यहाँ रखो। क्यू नॉट की वैल्यू कहाँ से लाओगे? यहाँ से लाओगे। इसमें से ज़्यादातर पैरामीटर्स दिए हुए होते हैं, यूज करो और क्वाड्रपोल मोमेंट की वैल्यूज निकाल लो। और क्वाड्रपोल मोमेंट की वैल्यूज निकालते हैं लोग बाग डिफरेंट न्यूक्लियस की, तो 10⁻⁻24 से 10⁻⁻26 मीटर स्क्वायर के करीब आती है लगभग। इसका मतलब है कि सभी न्यूक्लियस लगभग ज़्यादातर न्यूक्लियस कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रखते हैं, सिमेट्रिक या एसिमेट्रिक? एसिमेट्रिक। अगर सिमेट्रिक होता तो फिर जीरो आती ना। लगभग ज़्यादातर के लिए अगर चार्ज क्वाड्रपोल मोमेंट नॉन जीरो आ रहा है, इसका मतलब लगभग सभी क्या रख रहे हैं? एसिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कौन रखता है सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? उसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंटल फीचर्स देखते हैं हम यहाँ पे। कंक्लूजन्स बाय एक्सपेरिमेंट्स। लोगों ने अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट्स किए और कुछ कंक्लूजन्स निकाले। किसके लिए? इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मोमेंट के लिए। पहला कंक्लूजन क्या है? फर्स्ट, जैसे जैसे ए और जेड का नंबर बढ़ता है, या जेड या एन का बढ़ता है, कुछ भी मान लो आप, जैसे जैसे न्यूक्लियस के जेड या एन इंक्रीज होते हैं, 1 2 3 4, वैसे वैसे क्वाड्रपोल मोमेंट बढ़ते हैं या घटते हैं? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? बढ़ते हैं, क्योंकि जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे चार्ज की जो सिमेट्री है अराउंड द ओरिजिन, वो क्या होती चली जाती है? एसिमेट्रिक होता चला जाता है। तो ये पहला एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है कि जैसे जैसे जेड या एन बढ़ते हैं वैसे वैसे क्वाड्रपोल मोमेंट बढ़ता चला जाता है। विद इंक्रीजिंग जेड और एन, द इलेक्ट्रिक क्वाड्रपल मोमेंट increases। जनरली कोई एक्सेप्शन भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा जो लोगों ने बहुत ही आश्चर्यजनक रिजल्ट देखा वो क्या था? जब जेड और एन की वैल्यूज मैजिक नंबर्स के बराबर हो जाती हैं। मैजिक नंबर्स कौन कौन से हैं? 50, 82, 82, 126, राइट। जब जब जेड और एन की वैल्यूज मैजिक नंबर्स के बराबर हो जाती है, तब तब इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मोमेंट क्या हो जाता है? जीरो। इसका मतलब जिन जिन न्यूक्लियस के लिए ये वाले जेड और एन है, वो कैसी रखते हैं? सिमेट्री, स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रखते हैं, एग्जैक्टली स्फेरिकल। उनका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? एग्जैक्टली गोलीय है। एग्जैक्टली गोलीय क्यों है? क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा किस में है? स्टेबिलिटी में है। तो 4 जेड एंड एन ऑफ मैजिक नंबर्स, इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मोमेंट बिकम्स जीरो। इसका क्या मतलब है? इट मीन्स चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये हमें नहीं पता। हमें ये पता है कि मैजिक नंबर्स का जो स्टेबिलिटी है वो मैक्सिमम होती है। और ये इधर से हमें क्या पता चला कि जिनके मैजिक नंबर्स पे जो जो एलिमेंट्स हैं या न्यूक्लियस है, उनकी इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मोमेंट कितना है? जीरो है, एग्जैक्टली जीरो है। तो हमने कोरिलेट कर लिया। इसका मतलब गोलीय चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वालों की स्टेबिलिटीज क्या है? मैक्सिमम है। डायरेक्ट हमारे पास नहीं है, हमने यहाँ से सीखा है इन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से। पहले से हमें पता था कि 2, 8, 28, 20, 28 इन पे जो भी है उनकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, हमें पहले से ही पता था। तो यहाँ से हमने सीखा है, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है ये। यहाँ से इनसे
उल्टे जाकर हम रिवर्स आकर कंक्लूजन्स निकाल रहे हैं, इसका मतलब उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इसका मतलब वो गोलीय सममित आवेश रखते हैं। ठीक है, द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज न्यूक्लियाई आर स्फेरिकल। कैसा है? स्फेरिकल है। और बहुत बारी पे चले जाओ, जैसे बहुत बारी में हम लगभग कहाँ से शुरू करते हैं, ए इक्वल टू 170 से, 170 से भी ऊपर ए जिनके हैं उनके देखें तो बहुत, मतलब जो नॉर्मल हम अभी तक जो मैग्नेटिक क्वाड्रपोल मोमेंट्स क्या आ रहे थे 10 टू द पावर -24 टू 10 टू द पावर -26 मीटर स्क्वायर, उससे भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसका मतलब जैसे जैसे साइज बढ़ रही है न्यूक्लियस की, उसकी स्फेरिकल सिमेट्री क्या हो रही है, डिस्टर्ब होती जा रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा एसिमेट्रिक होता जा रहा है। तो लास्ट कंक्लूजन ये है, फॉर वेरी हैवी nuclei we have large values of electric quadrupole moment। एक सेकेंड, बबीता दीदी है, बात करना। ठीक है, तो ये हमारे कंक्लूजन्स है किसके लिए, इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मोमेंट के लिए। अब आपसे पूछे कि भाई इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मोमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मोमेंट, क्या सिग्निफिकेंस है। वाइवा का क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, वाइवा में ऐसे तो पूछते नहीं, फॉर्मूला बताओ क्या सिग्निफिकेंस है इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मोमेंट से, हम क्या करेंगे, क्या यूज आएगा हमारे। सिग्निफिकेंस का मतलब हमारे लिए उसकी क्या उपयोगिता है, क्या सार्थकता है, क्या सार्थकता है, यही सार्थकता है। क्या सार्थकता है कि इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मोमेंट्स ज़्यादा है, इसका मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, एसिमेट्रिक है, और क्वाड्रपोल मोमेंट्स की वैल्यूज कम आ रही है, इसका मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन न्यूक्लियस का कैसा है, स्फेरिकली सिमेट्रिक है। तो जैसे जैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक है, ये हम कहाँ से पता लगा सकते हैं, इलेक्ट्रिकल क्वाड्रपोल मोमेंट से। तो सिग्निफिकेंस higher values of electric quadrupole moment tells about the asymmetry of charge distribution ऑफ न्यूक्लियस, यही है। और वैल्यूज आ कितनी रही है, मैं बार बार में कह रही हूँ, कितनी आ रही है, 10 टू द पावर -24 से 10 टू द पावर -26 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब कोई ऐसा चार्ज है जो नाभिक के सेंटर से कितनी दूरी पर बैठा हुआ है, लगभग नाभिक की रेडियस की बराबर दूरी पर बैठा हुआ है, और बैठे हुए हैं। नाभिक की रेडियस कितनी होती है, 10 टू द पावर -15। तो ऐसा तो है नहीं कि सारे न्यूक्लियन सेंटर पे ही बैठे होंगे, कुछ न कुछ कहाँ बैठे होते हैं, यहाँ लास्ट में। और इनकी वजह से जो जितना ज़्यादा है दूर है, और जितना ज़्यादा जिसका गोलीय सममिति से अंतर है, उतना ही ज़्यादा वही क्या है, लास्ट वाला जो न्यूक्लियन है वही इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मोमेंट में क्या करता है, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन करता है। अंदर वाले तो आपस में क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। और वो कहाँ पे बैठा हुआ है, वो पेरीफेरी पे बैठा हुआ है, न्यूक्लियस की पेरीफेरी पे। और न्यूक्लियस की पेरीफेरी कितनी दूर है, फर्मी के ऑर्डर की। तो ये वो जो ऑर्डर्स आ रहे हैं 10 टू दी पावर किस, कौन से, 10 टू दी पावर -24, क्या का एक फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिकल क्वाड्रपोल मोमेंट का, क्या आता है, Z स्क्वायर -R², जो भी है 3 जो भी आता है साथ में, Z स्क्वायर। तो R कितनी आती है, 10 टू दी पावर -15, R का स्क्वायर रूट कितनी आती है, -30। तभी वो वैल्यूज कितनी आ रही है, क्या हुआ, R का स्क्वायर करो तो 30 नहीं आता क्या, कुछ कन्फ्यूजन हो गया क्या।
या मैंने जल्दी में कुछ गलत? चलो तो कितना कर दिया? 15 × 15। ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, वापस 8th में पढ़ना पड़ेगा, 6ठी में 7वीं में। उन बच्चों को सिखाया जाता है ना r की पावर 3 इंटू r की पावर 5 इंटू r की पावर 6, तो r की पावर्स को क्या करना है? ऐड करना है, ठीक है, वैसे सिखाना पड़ेगा। हो जाती जल्दी जल्दी में हो जाती, या प्रैक्टिस नहीं हो तब हो जाती है, दोनों ही वजह से हो जाती है। कुछ बच्चे तो क्या है कि बहुत इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन हड़बड़ाहट में गलतियां करते हैं, वो उनकी नेचर में हड़बड़ाहट शामिल होती है, पता नहीं एकदम से वो पेपर देख के उनको हो जाता है। और कुछ बच्चे क्या है कि प्रैक्टिस नहीं करते होते तो खूब इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंसी तो अपने घर पे काम आती है, वहाँ कोई काम नहीं आती, वहाँ तो इंटेलिजेंस ही काम आती है। गधों की तरह रगड़ रगड़ के जिसने पढ़ाई की है वो काम आती है, सिंपल सी बात है। तो वहाँ जाके वो प्रैक्टिस तो करी हुई है नहीं। अब 10 बार आप करो r स्क्वायर r की पावर -15 का स्क्वायर 10 टू द पावर -30, तो याद हो जाती है धीरे धीरे, फिर नेचर में आ जाती है। भाई हैबिट्स तो क्या है, नेचर में आ रही है ना, जितनी ज़्यादा करो उतनी। इसलिए तो कहते हैं याद नहीं हो रहा कोई बात नहीं, सर की तरह मैं बताता हूँ तरीका, लिखना शुरू करो कॉपी के पहले पन्ने से लास्ट तक, ये है शॉर्ट ट्रिक। तो वो शॉर्ट ट्रिक काम आती है। तो ये क्या बता रहा है कि कहाँ पे बैठे हुए हैं, लास्ट किस न्यूक्लियन की वजह से इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मूवमेंट आ रहा है? जो उसकी पेरीफेरी पे बैठा हुआ है उसकी वजह से। इसका मतलब ये न्यूक्लियस की रेडियस को भी कंफर्म कर रहा है कि यस न्यूक्लियस की रेडियस इतनी है, इसी वजह से जो इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मूवमेंट्स है वो इस रेंज के आ रहे हैं, क्योंकि जेड का स्क्वायर आर का स्क्वायर इस रेंज में आनी चाहिए, इसीलिए वो इतने आ रहे हैं। तो ये दो तरीके से सिग्निफिकेंट है हमारे लिए कि एक तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गोलीय सममित है या नहीं है, फिर दूसरा क्या कंफर्म कर दिया कि यस न्यूक्लियस की रेडियस जो हम 10 की पावर -15 ले रहे थे वो ठीक ठाक थी, सवाल उठाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, और चलिए ठीक है, इसके आगे एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, ये करो। और जो ये न्यूमेरिकल गलत करेगा उसका क्या होगा? उसका कुछ भी नहीं होगा। इसलिए कुछ करना है तो न्यूमेरिकल गलत नहीं करना है, बहुत ही आसान सा है, गलत नहीं करना है। थोड़ा सोच समझ के उत्तर दे। एक न्यूक्लियस दिया गया है, द इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मूवमेंट, द इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मूवमेंट ऑफ ए nucleus is given by the following expression। एक्सप्रेशन वही अपना एक्सप्रेशन याद हो गया होगा ना अब तक। तो क्या एक्सप्रेशन है? Q = क्या एक्सप्रेशन लिखूं? ये ऐसे दे रखा है आपने, वो एक अलग से फैक्टर लगा रखा है 1/2 का, बाकी वही है QI 3ZI² RI²। ऐसा एक्सप्रेशन दे रखा है किसी न्यूक्लियस का इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट वैद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण ज्ञात करने के लिए ये आपको एक्सप्रेशन दे रखा है। सिंबल्स के मीनिंग यूजुअल मीनिंग है, 1/2 तो कांस्टेंट है। QI क्या है? आई वे न्यूक्लियन का चार्ज है। Z आई वे न्यूक्लियन के लिए वो एक्सिस है। R आई वे न्यूक्लियन की स्थिति है, किस पोजीशन पे वो लोकेशन पे बैठा हुआ है। राइट, क्वेश्चन क्या पूछा है? कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मोमेंट इन फॉलोइंग केसेज। 4 केस दे रखे हैं आपको और इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट निकालना है। एक एक करके निकालते हैं। एक बार में एक ही केस लिखती हूँ मैं, चारों लिखूंगी तो वैसे ही। फर्स्ट, when a proton is situated at Z = +R, when a proton is
सिचुएटेड एट Z इजिकल टू प्लस आर। एक ही प्रोटॉन है न्यूक्लियस के पास और वो कहाँ बैठा हुआ है, यहाँ बैठा हुआ है। कितना इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मोमेंट आएगा? आराम से बताना है, कोई जल्दी नहीं है। 1 सेकंड लो, आराम से, मतलब 5 मिनट में भी नहीं बताना है भी नहीं 5 मिनट का सवाल। 1 सेकंड 2 सेकंड सोचो आराम से। कितना आएगा? बोलो, तुम तो बोलो, डरो मत, गलत हो जाएगा तो अपन कौन सा आरपीएससी के एग्जाम में बैठे और वहां भी क्यों डरे? क्यू सबका यही है? कोई इससे सहमति नहीं रखता है तो बता दो। आप भी अपना आंसर लिख सकते हैं यहाँ पे। नाम भूल जाती हूँ मैं भी, याद हो। संदीप, आप भी अपना आंसर लिख सकते हैं। कितना आएगा? बताओ, सभी का क्यू आर स्क्वायर है, कैसे आया? जेड बराबर आर और एक्स और वाई 0, ठीक है, बिल्कुल सही। एक्स बराबर 0, एक्स इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू वाई और जेड इज इक्वल टू आर। तो अब कुछ करना ही नहीं है। जेड इज इक्वल टू 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, कितना आ गया? क्यू आर स्क्वायर। सेकेंड क्या है? व्हेन ए प्रोटॉन इज सिचुएटेड एट x इज इक्वल टू प्लस आर। अब क्या होगा? कोई फर्क आएगा क्या? पक्का ही नहीं आएगा। देख लो, अभी तो फॉर्मूले से देख लो। चैन सिंह, सोचो मत, फॉर्मूले में रखो। ये फॉर्मूला रखा है, इसमें रखो, इसकी तरफ देखने से थोड़ी आएगा। बताओ जेड क्या हो गया, आर क्या हो गया, फॉर्मूले में रखो, कैलकुलेट करो। 1 मिनट, आधे मिनट का, 20 सेकंड का काम। क्या है? माइनस क्यू आर स्क्वायर बाई 2, राइट। क्या रहा है? माइनस क्यू आर स्क्वायर बाई 2। यही आ रहा है सबका या कुछ और आ रहा है? कैसे आया? जेड बराबर क्या हो गया? 0, ये तो गया। आर की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। वाई और जेड तो है नहीं, एक्स की वैल्यू माइनस आर स्क्वायर आ गया, ठीक है। तीसरा केस है, तीसरा केस कैसा है? व्हेन 2 प्रोटॉन्स आर सिचुएटेड एट x इज इक्वल टू प्लस माइनस आर। केस थर्ड क्या है? थर्ड क्या है? व्हेन 2 प्रोटॉन्स आर सिचुएटेड एट x इज इक्वल टू प्लस माइनस आर। इसका मतलब एक x इज इक्वल टू प्लस आर पे और एक x इज इक्वल टू माइनस आर पे। कितना आएगा? 0। किसी का 0 के अलावा भी आएगा या सबका 0 आएगा? फॉर्मूला किस लिए लिखा हुआ है? देखने के लिए। माइनस, राइट, माइनस क्यू आर स्क्वायर। क्या आएगा? माइनस क्यू आर स्क्वायर। और कॉन्फिडेंस में 0 कर दिया, जल्दी से करके आगे भी निकल गए। फॉर्मूला किस लिए दे रखा है? एक्स इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, ये एक्स स्क्वायर। एक बार एक्स की वैल्यू माइनस आर रखो, भले प्लस आर रखो, दोनों बार ही क्या आएगा? माइनस आर स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर, ठीक है। और लास्ट एक क्वेश्चन चला गया, मनीष का एक क्वेश्चन गया, 3 नंबर कम हो गए तुम्हारे। लास्ट
when 6 protons are situated at x is equal to plus minus r, y is equal to plus minus r and z is equal to plus minus r. When 6 protons are situated at x is equal to plus minus r, y is equal to plus minus r and z is equal to plus minus r. अब क्या होगा? संदीप दिखाई दे रहा है? स्क्रीन विजिबल है अभी? शायद वो मैंने पहले क्लास ही नहीं ली हुई तो वाइट बोर्ड दिख रहा था। कितना आएगा? सबके जीरो, रियली में जीरो ही आएगा। क्यों? इस बार आ जाएगा जीरो, रखो सबकी वैल्यूज, ठीक है ना। तो इस बार कितना आएगा? जीरो। अब देखो ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना ओरिजिन के चारों तरफ, ये कैसा है? सिमेट्रिक है। जबकि ये भी मुझे भी सिमेट्रिक लग रहा था थोड़ी देर पहले तक। ऐसे देखने से लग रहा है ना कि सिमेट्रिक है, एक इधर रखा हुआ है एक इधर रखा हुआ है, लेकिन कहाँ सिमेट्रिक होता तो क्वाड्रुपोल मूवमेंट कैसा आता? जीरो। नहीं आ रहा है ना, कुछ वैल्यू आ रही है। इसका मतलब दिस इज नॉट द सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये सिमेट्रिक है। बात समझ रहे हैं? चलिए आगे चलते हैं। पैरिटी नेक्स्ट है, क्या बोलते हैं हिंदी में? समता। आजकल ऐसे भी लिख देते हैं लोग बाग, इंग्लिश इतनी कॉमन हो गई है। हमारे पास वेव फंक्शन था और वेव फंक्शन को लिखेंगे तो क्या चाहिए हमें? कोऑर्डिनेट्स चाहिए, लोकेशंस चाहिए, एक्स वाई जेड। और एक्स वाई जेड में एक्स वाई जेड का रिफ्लेक्शन कर दिया जाए इनकी खुद की एक्सिस के सापेक्ष, तो जैसे एक्स कैसे लिख दिया जाए? वेव फंक्शन कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, एक्स को लिख दिया जाए माइनस एक्स, वाई को लिख दिया जाए माइनस वाई और जेड को लिख दिया जाए माइनस जेड। तो ये इक्वेशन नंबर एक अगर मैं देती हूँ, देन दिस इक्वेशन नंबर 1 इज नोन एज द पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, क्षमता रूपांतरण। क्या कहलाती है? पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, समता रूपांतरण। अब देखो ये वेव फंक्शन था हमारे पास, तरंग फलन था, और इसमें हमने पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया? साई एक्स की जगह माइनस एक्स, वाई की जगह माइनस वाई, जेड की जगह माइनस जेड। और इसका पहले वाले वेव फंक्शन, पहला वाला वेव फंक्शन कौन सा था? ओरिजिनल वाला, साई एक्स वाई जेड, इसके साथ कंपैरिजन किया। तो अगर ये तीन परिस्थितियां हो सकती हैं कि ये सेम, इसको जब इसके साथ कंपेयर करें तो यहाँ पे निशान आए +1, या फिर यहाँ पे निशान आए -1, मतलब या तो प्लस से गुणा हो जाए या माइनस से गुणा हो जाए, या फिर कुछ और। ऐसा ज़रूरी नहीं है ना कि हर बार +1 -1 आए ही आए, कुछ और आए, उसकी तो हम बात कर नहीं कर रहे हैं। इन दोनों की हम बात कर रहे हैं कि वेव फंक्शंस बिल्कुल एग्जैक्टली पहले जैसा ही रहे, साथ में गुणा में क्या है? या तो +1 या -1। अगर +1 आता है तो पैरिटी क्या कहलाती है? इवन। सम पैरिटी क्या कहलाती है? पैरिटी इवन। सम पैरिटी
और ये इस केस में पैरिटी क्या कहलाती है? ओड पैरिटी, विषम पैरिटी। ये कब आया? जब इस वेव फंक्शन पर हमने पैरिटी ऑपरेटर अप्लाई किया, पैरिटी ऑपरेटर अप्लाई किया तो वेव फंक्शन का क्या हो गया? पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। तो p की वैल्यू एक बार क्या है? +1, एक बार क्या है? -1, दोनों हो सकती है। p = +1 है तो इवन, -1 है तो ऑड पैरिटी। ठीक है, आगे चलते हैं। पैरिटी ऑपरेटर डिफाइन कर लेते हैं। पैरिटी ऑपरेटर को या तो p से लिख लो, कभी तो पैरिटी ऑपरेटर को हम किससे लिखते हैं? p से लिखते हैं, कभी up से लिखते हैं, कैसे भी लिख लो। Let us suppose we have an operator corresponding to parity। ऑपरेटर क्या मान लेते हैं? UP। एक ऑपरेटर ले लेते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में काम करेंगे तो हर फिजिकल जो भी क्वांटिटी है उसके करेस्पॉन्डिंग एक ऑपरेटर ले लेते हैं ताकि मैथमेटिक्स कर सकें। एक ऑपरेटर ले लिया UP, और इस पैरिटी ऑपरेटर की क्या विशेषता है? पैरिटी ऑपरेटर को 2 बार एक ही वेव फंक्शन पे अप्लाई करो तो हमेशा वापस वही पोजीशन वापस मिल जाती है। हमें जहाँ से चले थे हम वापस वहीं पहुँच जाते हैं। इसका मतलब इस पैरिटी ऑपरेटर को 2 बार किसी वेव फंक्शन पे लगाऊंगे तो वापस क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। इसका मतलब UP² हमेशा क्या होता है? 1 के बराबर होता है। और पैरिटी ऑपरेटर की एक और विशेषता है, क्या? पैरिटी ऑपरेटर यूनिटरी ऑपरेटर भी है। और यूनिटरी ऑपरेटर्स कैसे होते हैं? मैट्रिसेस पढ़ते हैं, ऑपरेटर्स पढ़ते हैं। यूनिटरी ऑपरेटर्स कैसे होते हैं? UP का डैगर UP = 1। ऐसे ऑपरेटर्स क्या कहलाते हैं? यूनिटरी ऑपरेटर्स। उसका डैगर को खुद के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या आना चाहिए? 1। ऐसे ऑपरेटर्स क्या कहलाते हैं? यूनिटरी ऑपरेटर्स। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करो। बाईं साइड में दोनों साइड क्या है? सॉरी, राइट साइड में UP, लेफ्ट हैंड साइड में इसमें है UP और इसमें क्या है? UP डैगर। रिजल्ट इधर दोनों का बराबर आ रहा है। इसका मतलब UP और UP डैगर क्या है? बराबर है। दिस इम्प्लाइज UP = UP डैगर। और ऐसा किस ऑपरेटर के लिए होता है? ऐसे ऑपरेटर्स जिनका डैगर उनके खुद के बराबर होता है वो क्या कहलाते हैं? हर्मिशियन ऑपरेटर्स। क्या कहलाते हैं? हर्मिशियन ऑपरेटर। इट मीन्स पैरिटी ऑपरेटर इज एन हर्मिशियन ऑपरेटर। ठीक बात है। चलिए, हर्मिशियन ऑपरेटर की आइगन वैल्यूज कैसी होती है? रियल। तो इसकी आइगन वैल्यूज भी कैसी होनी चाहिए? रियल। और इसकी आइगन वैल्यूज तो अभी हमने देखी है, 2 ही हो सकती है। क्या? +1 और -1। ठीक है, सो इट हैज रियल आइगन वैल्यूज। एक छोटी सी बात इसके लिए और है। पैरिटी एक गुणात्मक मल्टीप्लिकेटिव क्वांटिटी है। कैसी है? मल्टीप्लिकेटिव। तो यहां लिख लेते हैं नॉट पैरिटी इज ए मल्टीप्लिकेटिव फिजिकल क्वांटिटी या क्वांटिटी, जो भी आप कहें। कैसे? सपोज करो एक न्यूक्लियस है, उसमें खूब सारे न्यूक्लियॉन्स है, सबकी अलग अलग पैरिटीज है। पूरे न्यूक्लियस की पैरिटी निकालनी हो तो सब न्यूक्लियॉन्स की पैरिटीज को आपस में क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। एक की निकालनी होती है तो कैसे निकालते हैं? -1 की पावर L, जहाँ पे L क्या है? उस पर्टिकुलर न्यूक्लियॉन का ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। कैसे निकालते हैं एक के लिए? P = -1 की पावर L। सपोज करो ये फर्स्ट के लिए है तो ये L1। दूसरे की कैसे लिखेंगे? P2 = -1 की पावर L2।
पूरे न्यूक्लियस ऐसे खूब सारे हैं, 3, 4, 5, 6, पूरे न्यूक्लियस की P निकालनी है तो P1, P2, P3 एंड सो ऑन। कैसे निकालेंगे? -1 की पावर L1 प्लस L2 प्लस L3 एंड सो ऑन। तो ये क्या हो गई? मल्टीप्लिकेटिव क्वांटिटी है, ठीक है। अब ये बताओ कि पैरिटी इज कंजर्व्ड इन विच टाइप ऑफ रिएक्शंस। 4 तरह की इंटरेक्शन होती है नेचर में, हम जानते हैं 4 तरीके के फोर्स है, ग्रेविटेशनल, वीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और न्यूक्लियर फोर्सेज। किन किन में पैरिटी कंजर्व्ड है और किन में नहीं है? न्यूक्लियस में है तो ग्रेविटी की बात करना तो बेकार है। जब भी न्यूक्लियस में होते हैं तो ग्रेविटी की बात करते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स खुद इतने हल्के हैं, क्या ग्रेविटी लगाएंगे? 10⁻⁻27 -31। तो न्यूक्लियस के अंदर हम कभी भी ग्रेविटी की बात इलॉजिकल है, कोई मतलब नहीं है बात करने का। बचते हैं 3, वीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और न्यूक्लियर। किस किस में पैरिटी कंजर्व्ड रहती है और किस में नहीं रहती है? तीनों में रहती है? मेरे हिसाब से तो तीनों में नहीं रहती है। स्ट्रॉन्ग में तो हर चीज ही वीक में नहीं होती। स्ट्रॉन्ग में, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इन दोनों इंटरेक्शंस में क्या होती है? पैरिटी कंजर्व्ड। वीक में पैरिटी कंजर्व्ड नहीं। बीटा डीके में, बीटा डीके का एग्जांपल भी देते हैं हम लोग, बीटा डीके में पैरिटी कंजर्व्ड नहीं रहती है। वहाँ पे वो कुछ दिखाते हैं कि एक इधर से आ रहा था न्यूट्रिनो और एक इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा था और फिर वो स्पाइरली ऐसे घूम गया। ऐसे वो एक एक्सपेरिमेंट होता है, MSc वाले बच्चे पढ़ते हैं न्यूक्लियर में, उसका नाम भी होता है एक्सपेरिमेंट का, किसी साइंटिस्ट के नाम पे। वीक इंटरेक्शंस में पैरिटी कंजर्व्ड नहीं रहती। पैरिटी नॉन कंजर्वेशन इन बीटा डीके, MSc में ये टॉपिक चलता है, हेडिंग चलती है, पैरिटी नॉन कंजर्वेशन इन बीटा डीके। ठीक है, तो याद रखनी है अब आपको। आपसे कोई ऐसे नहीं पूछेगा कि कैसे होती है और कैसे नहीं होती है। अभी स्कूल लेक्चरर का एग्जाम है, याद होनी चाहिए, बस गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मेमोरी शार्प करो, 2 TB से बढ़ाओ, 2 TB की और खरीद लो हार्ड डिस्क। कितनी खरीद रही है अनु? 10 की? अनु सोच रही है कि मैं पूरा ही खरीद के ले आऊँ, मार्केट में जितनी मिल रही है वो मैं ही खरीद के ले आऊँ। दिस इज नॉट पॉसिबल। और डिफरेंट सेल्स की पैरिटी तो आप निकाल ही सकते हो, K, L, M, N या S, P, D, F आपको दिए। तो S के लिए L की वैल्यू 0, P के लिए L की वैल्यू 1, तो P, F इनके लिए क्या आएगी? -1, और S, D, S, P, D, F, G इनके लिए कैसी आएगी? +1। ये आप निकाल सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वांटिटी है या नेक्स्ट प्रॉपर्टी है न्यूक्लियस की, दैट इज आइसोस्पिन। अभी तक तो स्पिन ही था, स्पिन ही था ना, चक्र नहीं था हमारे पास। अब नया आया है आइसोस्पिन। पहले से ही बहुत था। आइसोस्पिन की क्या जरूरत थी, इसी के बिना काम चला लेते। आइसोस्पिन, इसका पूरा नाम होता है आइसोबारिक स्पिन। फिर हमारी तो आदत है छोटा करने की, जितेंद्र को जैक की कर लेते हैं, फिर जैकी को जैक कर लेते हैं, फिर जय कहना शुरू कर देते हैं, छोटा करते 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 फिर एक दिन गायब भी कर देते हैं उसको। वैसे ही आइसोबारिक स्पिन को हमने छोटा करते करते आइसो स्पिन कर लिया। आइसोबारिक स्पिन मतलब सेम भार वाले न्यूक्लियॉन्स की स्पिन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का भार लगभग सेम है
और न्यूक्लियर फिजिक्स में कोई भी एक्सपेरिमेंट करो, मास देखो लगभग सेम है, इनका स्कैटरिंग कराओ, कुछ और काम करो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से, वो भी लगभग सेम आता है। सिर्फ एक चार्ज के अलावा इनकी बाइंडिंग एनर्जीज देखी जाए, बाइंडिंग एनर्जीज भी सेम आती है, लेकिन बाइंडिंग एनर्जीज कैलकुलेट करते समय हमें उस प्रोटॉन के लिए कूलाम रिपल्सन को करेक्शन करना पड़ता है, क्योंकि उसमें चार्ज है तो वो कूलाम रिपल्सन उसमें थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करता है, कूलाम करेक्शन बोलते हैं उसको। कूलाम करेक्शन करो तो इन दोनों की बाइंडिंग एनर्जीज भी सेम आती है, सब कुछ सेम है। तो फिर हाइजेनबर्ग ने कहा जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इतने ही सेम हैं तो इनको दो बोलो ही मत, तो इनको दो बोलने की क्या ज़रूरत है, इनको एक ही नाम दो। ये मान लो कि एक ही पार्टिकल की दो अवस्थाएं हैं और उस पार्टिकल का नाम रख दो क्या रख दो, न्यूक्लियॉन। एक ही पार्टिकल है ये, क्या नाम है, न्यूक्लियॉन। उसकी दो अवस्थाएं हैं, कुछ विशेष परिस्थितियों में ये अलग अलग बिहेवियर दिखाते हैं, बाकी सब कुछ सेम ही है। तो जब दोनों एक ही पार्टिकल है तो कोई एक क्वांटिटी तो ऐसी होनी चाहिए जो इनके लिए एग्जैक्टली सेम हो, एंड दैट क्वांटिटी इज इंट्रोड्यूस्ड एज आइसोस्पिन। आइसोस्पिन कितनी मानी गई, हाफ। कितनी आइसोस्पिन है दोनों की, हाफ। तो फिर दोनों की एक ही मान ली, लेकिन काम तो दोनों से पड़ता है ना। नाम ट्विंस थे, सोनू मोनू, दोनों की सोनू सोनू रख लिए, लेकिन हैं तो दो ही, कभी तो दोनों को अलग अलग आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो फिर क्या करें, कुछ विशेष परिस्थितियों में ये अलग अलग बिहेव करेंगे। तो इनका थर्ड कंपोनेंट है वो कैसा है, अलग अलग है। थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन, उसको कुछ लोग I3 से लिखते हैं, कुछ लोग इसको आइसोस्पिन को देखो, कुछ लोग I से लिखते हैं, कैपिटल I से, कुछ T से भी लिखते हैं, T कैपिटल T से भी लिखते हैं, तो उस टाइम T3 लिख देते हैं, या फिर I3 को भी नहीं लिख के IZ लिख देते हैं। बात एक ही है, सिंबल्स का मीनिंग, सिंबल्स कुछ भी हो सकते हैं, मीनिंग ये है कि ये थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन है। और आइसोस्पिन के जो थर्ड कंपोनेंट है उसके दो वैल्यूज हो सकती हैं, +½ और -½ जेड एक्सिस के अलोंग इनकी देखें तो दो पोजीशन हो सकती है। अब किसको +½ देना है, किसको -½ देना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को ही दो। लेकिन बुक्स ने किसको क्या दे रखा है, प्रोटॉन को +½ और न्यूट्रॉन को -½ तो ये किसकी है, ये कन्वेंशन है। कन्वेंशनली वी फील दैट प्रोटॉन हैज आइसोस्पिन थर्ड कंपोनेंट +½ और न्यूट्रॉन -½ उल्टा कर दो कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा लिटरेचर उल्टा करना पड़ेगा। पीछे से जो भी लिटरेचर लिखा गया है उसको सारे को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि सारे लिटरेचर में क्या लिखा गया है कि प्रोटॉन की आइसोस्पिन कैसी है, +½ है, और न्यूट्रॉन की आइसोस्पिन कैसी है, -½ ये सेम बात वो इलेक्ट्रिसिटी वाली बात है कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत पहले से हम जानते थे। कब से जानते थे, बहुत ही पहले से। बहुत पहले से मतलब मॉडर्न एरा से पहले। मॉडर्न एरा कब शुरू होता है, 1900 के बाद, 1900 के बाद आधुनिक भारत। आधुनिक भारत यहीं से शुरू होता है, कहाँ से होता है, हिस्ट्री में आधुनिक भारत कहाँ से शुरू होता है, गांधी जी के कदम पड़े और आधुनिक भारत शुरू हुआ 1914 से, है। गांधी जी भारत में कब पधारे थे, हाँ सर्दियों में आए थे, 1914 वकालत करके आए थे। कहाँ से, इंग्लैंड से वकालत करके फिर थोड़े दिनों के लिए कहाँ चले गए थे काम करने के लिए, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ की साइड थोड़े दिनों चले गए थे। वहाँ पे कुछ है, वहाँ पे किसको दोस्त बना के आए, दक्षिण अफ्रीका का जो नेल्सन मंडेला, दक्षिण अफ्रीका का क्या रहा हुआ है, राष्ट्रपति रहा, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति। वो तो वो अलग थे, वो दोस्त तुम बता रहे हो, जो वाले दोस्त अलग थे, सही कह रहे हो तुम। हाँ
तो 1900 के बाद का जो भी लिटरेचर होता है ना, वो भले हिस्ट्री में हो, भले फिजिक्स में हो, भले कभी भी हो, उसको हम क्या बोलते हैं? मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में ऐसा नहीं है कि मॉडर्न फिजिक्स में सॉलिड आती है, मॉडर्न फिजिक्स में न्यूक्लियर आती है, या मॉडर्न फिजिक्स में क्या बोलते हैं इसको, क्वांटम आती है, ऐसा नहीं है। मॉडर्न फिजिक्स में वो सारी फिजिक्स आती है जो 1900 के बाद, 1905 में प्लांक ने क्वांटाइजेशन, एनर्जी क्वांटाइजेशन दिया था, और उसके बाद सारी फिजिक्स चेंज हो गई। सॉलिड में भी काफ़ी सारे चेंजेज आए, न्यूक्लियर में भी काफ़ी सारे चेंजेज आए। हाँ, थोड़ी बहुत ऐसे नाम मात्र चलती थी, लेकिन वो उसका कोई मतलब नहीं था। बाद में भी इसको लोगों ने बहुत दिनों तक एक्सेप्ट नहीं किया था। 1900 के बाद की जो भी फिजिक्स है उसको हम क्या बोलते हैं? मॉडर्न फिजिक्स। इसीलिए ऑर्थर वाइजर वाली जो बुक आती है मॉडर्न फिजिक्स की, उसमें ऐसा नहीं है कि क्वांटम के चैप्टर्स है। उस बुक का नाम है मॉडर्न फिजिक्स। उसमें 2 चैप्टर सॉलिड के, 2 चैप्टर न्यूक्लियर के, 2 स्टेटिस्टिकल के, 2 क्वांटम के, ऐसे दिए हुए हैं। ऑर्थर वाइजर पढ़ी हुई है ना? गर्दन तो हिला दे। नहीं पढ़ी हुई तो कोई बात नहीं, गर्दन ऐसे, हाँ ऐसे 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 तो करना चाहिए कम से कम। पढ़ लेना जाके, आज ऑर्थर वाइजर देख लेना, मेरे पास ही पढ़ी है, ये पढ़ी, इसी को अभी खोल के देख ले, लेकिन कम से कम गर्दन तो हिलाओ। हाँ हाँ, देखो, कम से कम देखी भी होनी चाहिए। कई बार गर्दन हिलाना भी फायदेमंद होता है, कई बार गर्दन हिलाना नुकसानदेह भी होता है। मैंने क्या है कि 11th-12th बायो से की है। मैं एक महान विभूति हूँ जिसने 11th-12th में मैथ्स नहीं पढ़ी, फिर फर्स्ट ईयर में ले ली मैथ्स, और अब फेल होने की नौबत आ गई। क्या करें, डिफरेंशियल आ नहीं रहे हैं, इंटीग्रेशन आ नहीं रहे हैं। एक तो जो 11th-12th मैथ्स से बच्चा करके आता है वो पूरा सिस्टमेटिकली करके आता है। फिजिक्स में कितनी ज़रूरत पड़ती है, इतनी सी, काम चला लेते थे, ठीक है हो गया। फर्स्ट ईयर में वो कटनरी की पूरी एक किताब, और इधर वो मेरी तो जान ही ले ली। अब मैं मैथ्स की क्लास में मैं बैठी रहती, मैं क्लास में सबसे होशियार, मैथ्स जिसमें बिल्कुल नहीं आती। सब टीचर कहते ये बहुत होशियार है, इसके इतने नंबर हैं, ये है वो है। अब क्या करें, फिजिक्स वाला मास्टर रहता तब तक अपने को कोई दिक्कत नहीं, सबसे आगे बैठते थे, वो पूछे वो बता देते थे। केमिस्ट्री वाला आए तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैथ्स वाला आता है मैं बीच में एकदम ऐसे सेटिंग मैं जगह देख के बैठती थी। और फिर वो जैसे ही कहता था समझ में आया, अब समझ में तो कहाँ से आए, अब वो बेचारा, गलती उसकी नहीं है, इसीलिए मैं उससे पूछती नहीं थी कि गलती इसकी नहीं है, मेरे को कुछ भी नहीं आता। ये एक स्टेप भी बताता है तो मेरे को पल्ले नहीं पड़ती, तो अपन हाँ हिलाते थे सबसे पहले, यस सर, समझ में आया, यस सर, रोज ही ऐसे चलता था। एक दिन एक लड़की ने सामने से पूछ लिया कि सर मुझे समझ में नहीं आया, कि देखो उसको समझ में आ गया, तुम्हें कैसे समझ में नहीं आया? तो उसने कहा सर उसको रोज ही समझ में नहीं आता है वो सिर्फ गर्दन हिलाने का काम करती है, उसको समझ में रोज ही नहीं आता है। सर ने मेरे को खड़ा किया, तुम्हें रोज समझ में नहीं आता है? मैंने कहा सर किसने कहा, मेरे को जितना समझ में आता है वो रोज ही समझ में आता है, उससे ज़्यादा मेरे को कभी समझ में नहीं आता। तो बात ये है, अब टीचर की क्या गलती, टीचर तो, अब मैं पढ़ा रही हूँ, अब मैं तुम लोगों को पढ़ाऊँ कि अब तुम मेरे से पूछो कि ये न्यूट्रॉन क्या होता है, तो ये तो मैं नहीं पढ़ा सकती ना। तुम्हें पहले से भाई इसके साथ दोस्ती हो, तुम्हारी 9-10 से पढ़ते आए हो, तुम आर्ट्स लेके आए हो और आज क्लास में आके बैठ गए। अब तो न्यूट्रॉन तो मैडम देखा ही नहीं कभी, मेरी तो वही स्थिति थी। प्रोटॉन तो कभी देखा ही नहीं, वो बताता था बेचारा कैटनरी, वो तो कैटनरी समझाने में लगा हुआ है, मेरी तो स्थिति और ख़राब है, मैं तो पता नहीं कहाँ चल रही हूँ। पर वही है, देखो पढ़ने से सब कुछ होता है। आई गोट 121 मार्क्स आउट ऑफ 150, पूरी क्लास में सबसे ज़्यादा। जिस लड़की ने सिर्फ गर्दन ऐसे ही लाई उसके सबसे ज़्यादा नंबर। मास्टर ने कहा जो इस क्लास में 121 नंबर लाएगा उसको मैं 120 से ज़्यादा, उसने 120 का नाम लिया था, जो इस क्लास में 120 से ज़्यादा नंबर लाएगा उसको मैं मान जाऊँगा। अपन लेके आए 121, तुरंत आए सर के पास, सर मानने नहीं मानने सर बोले माफ़ करो देवा, मान गए। एग्ज़ाम में नंबर भी ऐसे फिक्स आए ना कि 120 से 121। तो ये बात है, तो पढ़ने से सब होता है, पढ़ लो तो फिर सब आता है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आता है। नहीं आता था, मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं आता, कोशिश करो तो सब आ जाता है। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री की बातें कर रहे थे, मॉडर्न फिजिक्स की बातें कर रहे थे हम लोग। ये क्या बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे? हाँ, तो ये सब पहले से लिखा गया था। न्यूट्रॉन को, प्रोटॉन को कैसा दे रखा था, +½ और न्यूट्रॉन को कैसा दे रखा था, -½
उल्टा लिख लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिजिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ना है, लेकिन जैसा लिखा हुआ है, लिटरेचर जैसा चलता आ रहा है, हम उसको वैसा ही कंटिन्यू कर लेते हैं ताकि सब बुक्स के साथ हमारा तालमेल बैठे। कोई सी भी बुक्स पढ़े तो हमें ऐसा नहीं लगे कि भाई वहाँ तो ये लिखा हुआ है, इसके लिए कन्फ्यूजन होता है ना। कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए कन्वेंशन ले लिया गया, क्यों, प्रोटॉन को +½ देंगे और न्यूट्रॉन को -½ देंगे, ठीक है। अब इसके साथ अब ये बताओ, आइसो जैसे पैरिटी कंजर्वेशन होता है वैसे आइसो स्पिन कंजर्वेशन भी होता है। कौन कौन सी रिएक्शंस में होता है आइसो स्पिन कंजर्वेशन? आइसो स्पिन का तो पता नहीं है, लेकिन आइसो स्पिन का 3rd कंपोनेंट सब जगह कंजर्व रहता है, ठीक है। एक में नहीं रहता, कौन सी में नहीं रहता? EM में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में। ये आपको याद रखना है। और हम लोग जब वो पार्टिकल फिजिक्स के क्वेश्चंस करते हैं तब किसका कंजर्वेशन देखते हैं? आइसो स्पिन का या आइसो स्पिन के 3rd कंपोनेंट का? 3rd कंपोनेंट का। क्यों आइसो स्पिन का कंजर्वेशन क्यों नहीं देखते? हमेशा ही कंजर्व्ड है। ये तो एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसके रिजल्ट्स ऐड करने के लिए वेक्टर एडिशंस करने पड़ेंगे। अब हमने कंपोनेंट ले लिया तो कंपोनेंट के हम कैसे कर सकते हैं? एल्जेब्रिक सम कर सकते हैं। ये क्या है? ये आइसो स्पिन के कंपोनेंट्स हैं और कंपोनेंट्स का इधर कंपोनेंट्स लिख लिए, उधर कंपोनेंट्स कर लिए, डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? एल्जेब्रिक सम। बात समझ में आ रही है? तो इसका नहीं करके फिर इसके लिए तो हमें वेक्टर पे जाना पड़ेगा। तो वेक्टर के साथ डील करना इतना इजी नहीं है, हम तो डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं। 1/2 + 1/2 1 हो गया, उधर भी 1 - 0 1 हो गया। तो फिर एल्जेब्रिक सम नहीं कर पाएंगे। तो हम किसका कंजर्वेशन देखते हैं? 3rd कंपोनेंट का, राइट। इसके अलावा तो ये आप लोग लिख ले, किसमें को 3rd कंपोनेंट किसमें किसमें कंजर्व्ड रहता है, किसमें नहीं रहता, ये याद रख लो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में I3 कंजर्व्ड, किसमें किसमें? स्ट्रॉन्ग में और नॉट कंजर्व्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और यहाँ पे चार्ज और आइसो3 के आइसो स्पिन के 3rd कंपोनेंट के बीच एक रिलेशन दिया हुआ रहता है। जैसे वहाँ पे वो दिया रहता है Q = B3 + Y/2 ऐसे करके दिया रहता है। यहाँ पर भी एक रिलेशन है, वो आपको याद रखना है। कैसे? Q = I3 + ½ Q = I3 + ½ ये क्या है? चार्ज ऑफ द न्यूक्लियन। क्या है? चार्ज ऑफ द न्यूक्लियन। और ये क्या है? I3 3rd कंपोनेंट है। मैच कर लो। प्रोटॉन के लिए देखो, प्रोटॉन का चार्ज +1, जो हमने लिख रखी है वही आ गई। बैलेंस्ड है इक्वेशन न्यूट्रॉन के लिए। इसका मतलब ये रिलेशन क्या है? वैलिड है। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। 4 न्यूट्रॉन 0 = I3। चार्ज कितना है न्यूट्रॉन पे? 0। I3 + ½ तो I3 = -½ सही है। अब है आपके, ये तो नॉर्मल है ही। इसके बाद एक टॉपिक है जो हमसे छूट गया था, पहले हमने किया था तब। ये न्यूक्लियस की सारी प्रॉपर्टीज आ गई। कोई और प्रॉपर्टी जो आपको याद आ रही हो? मास, रेडियस, डेंसिटी और
चार प्रॉपर्टीज ये जो हम सेल मॉडल से निकालते हैं क्या क्या होती है? स्पिन, क्वाड्रपोल मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट और पैरिटी। सेल मॉडल से चार ही क्वांटिटीज निकालते हैं, वो भी किसकी? ग्राउंड स्टेट। न्यूक्लियस जब ग्राउंड स्टेट में होता है तो चार क्वांटिटीज हम सेल मॉडल से निकाल सकते हैं। वो चारों की बात हो गई। उसके अलावा रेडियस, डेंसिटी और कुछ बचा है? कुछ नहीं बचा है। चलिए ठीक है, एक छोटा सा हमारा बच्चा था, पीछे से रह गया था। वैसे हमने बात कर ली थी कि नेचर में सबसे ज़्यादा स्टेबल एलिमेंट कौन सा है या न्यूक्लियस कौन सा है? आयरन। और ये किससे भी पता चलता है? आयरन की अबंडेंस से भी। जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है और सब चीज़ आयरन की है। वो ग्राफ भी हमने बनाया था, उस ग्राफ के कंक्लूजन्स नहीं लिखे थे। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेज एटॉमिक वेट ग्राफ। इस ग्राफ का नाम तो यही है। एक ग्राफ और खींचा जाता है, किसमें खींचा जाता है? न्यूट्रॉन और जेड नंबर में। एक एक्सिस पे जेड और एक पे न्यूट्रॉन। उस ग्राफ को क्या बोलते हैं? सेग्रे चार्ट। क्या बोलते हैं? सेग्रे चार्ट। लोअर वेट जब तक रहते हैं तब तक वो न्यूट्रॉन और जेड लगभग बराबर रहते हैं। फिर जैसे जैसे हायर पे जाते हैं न्यूट्रॉन की तरफ खिसक जाता है वो ग्राफ। वो किस लिए? कूलाम रिपल्सन को ओवरकम करने के लिए। अगर ज़्यादा प्रोटॉन्स होंगे तो कूलाम रिपल्सन ज़्यादा होगा और एलिमेंट्स का स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ज़्यादा न्यूट्रॉन रखना पसंद करते हैं। तो इस ग्राफ को बना लिया था, एक बार फिर बना रही हूँ मैं। यहाँ पे कंक्लूजन्स लिखेंगे। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन MEV में, ठीक है ना? MEV में थी। इधर एटॉमिक वेट A, ऐसा ही था। ऐसा कुछ ग्राफ आता है, ऐसा ही आता है। 2-3 छोटी छोटी पीक्स उसके बाद ग्राफ मैक्सिमम से गुजर के और वापस धीरे धीरे कम होने लगता है। ये जो लाइन है ये लगभग यहाँ पे 8 MeV है। कितना है? 8 MeV। तो ये आयरन कहाँ आएगा? मैक्सिमम कहाँ पे? लगभग यहाँ पे। और ये क्या होगा? A है तो 56। ये आयरन है, आयरन 26, 56। कितना आना चाहिए? ये 8.8 है। कितना है? 8.8। 8.8 MeV। ये एलिमेंट्स के नाम लिख सकते हो: हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। ठीक है। कंक्लूजन्स लिख लेते हैं। इस ग्राफ के कंक्लूजन्स हमने लिखे थे, मैंने कहा था बाद में लिखाएंगे। कंक्लूजन्स, इस ग्राफ से कुछ कंक्लूजन्स, एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है और इससे लोगों ने कुछ कंक्लूजन्स निकाले। जल्दी जल्दी से समराइज कर लेते हैं। नंबर 1, सबसे पहला और सबसे सिंपल कंक्लूजन क्या था? जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा है वही क्या है? ज़्यादा स्टेबल। तो स्टेबिलिटी को किसके साथ जोड़ा गया है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के साथ, ना कि बाइंडिंग एनर्जी के साथ। फिर से याद रखेंगे, किसके साथ? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के साथ। ग्रेटर द बाइंडिंग एनर्जी per nucleon of the nucleus, greater is the stability of nucleus। जिनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा है उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। दूसरा एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन क्या है? For
मास नंबर A लेस देन इक्वल टू 20। देखो ये पिक्स दिखाई दे रखी हैं, 20 से पहले तक ये पिक्स छोटी सी नजर आती हैं। क्या है पिक्स में? इन पिक्स में इनकी स्टेबिलिटीज इनसे जस्ट पहले वाले न्यूक्लियस है और जस्ट आगे वाले न्यूक्लियस है, इनकी स्टेबिलिटीज क्या है? ज़्यादा है। जस्ट नियरेस्ट जो नेबर्स है, भले ही वो आगे वाला हो भले ही पीछे वाला हो, फिर इससे कम है। देखो ये एक छोड़ के है तो इसकी स्टेबिलिटी इससे ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन जस्ट नेबर्स हैं उनसे क्या है? ज़्यादा है। तो ये है A इज इक्वल टू 4, 8, 12, 16। A इज इक्वल टू 4, 12, 16। 8 लिखना भूल गई, एक सेकेंड। 8, 12, 16, 20। ये 5 न्यूक्लियस है ये, ठीक है। कौन कौन से हैं? A4 किसका है? जल्दी जल्दी बताओ। हीलियम 8 वाला, ऑक्सीजन 8, ऑक्सीजन 16, 12, 6 कार्बन 12, 16 तो हो गया। 8 वाला छोड़ दिया बीच में, बेरिलियम। फोर बेरिलियम 8, और क्या बच गया? 20 वाला क्या आएगा? नियोन। 11 तो सोडियम हो जाता है फिर। 10, नियोन, 20। इनकी स्टेबिलिटीज अपने जस्ट नेबर से ज़्यादा है। ऐसा क्यों है? For mass numbers A less than equal to A equal to, the binding energy per nucleon is outstandingly large। कैसी है? बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। कैसी है? कैसा, किसकी वजह से है? कुछ तो क्या है कि मैजिक नंबर्स पे आ रहे हैं, कुछ डबली मैजिक्स पे आ रहे हैं। ये 8 और इधर भी 8, न्यूट्रॉन भी 8, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? तो इस वजह से इनकी ज़्यादा है। यहाँ तक ये पीक्स चलती है, यहाँ भी एक छोटी सी पीक आती है, ठीक है। आगे थर्ड, ग्राफ से क्या पता चल रहा है? ग्राफ के बारे में लिखते हैं ना कि विद इंक्रीजिंग ए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीजेज रीचेज एट ए मैक्सिमम एंड देन विद इंक्रीजिंग ए इट डिक्रीजेज। ग्राफ का शेप तो लिखो, विद इंक्रीजिंग ए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन या पर ए इनिशियली इंक्रीजेज reaches at a maximum value and then decreases, right? और fourth, the binding energy per nucleon remains approximately constant in the middle range। मिडल रेंज में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लगभग क्या है? कांस्टेंट है। और ये किसको बताती है? दिस टेल्स अबाउट द सैचुरेशन नेचर ऑफ द न्यूक्लियर फोर्सेज। दिस tells about the saturation nature of nuclear forces। कैसे बताती है? सैचुरेशन नेचर क्या है? कि कोई न्यूक्लियन अपने जस्ट नियरेस्ट नेबर्स के साथ ही इंटरेक्शन करता है, दूर वाले नेबर्स के साथ इंटरेक्शन नहीं करता है। तो कैसे पता चला? यहाँ से यहाँ पे लगभग कांस्टेंट है, इससे कैसे पता चला कि हाँ जस्ट नियरेस्ट से ही करता है?
देखो इधर हम हैं तो न्यूक्लियन के चारों तरफ इतने सफिशिएंट नंबर ऑफ न्यूक्लियंस नहीं है कि वो उसके साथ इंटरेक्ट कर सके। जैसे यहाँ पे है, इसके पास एक ही न्यूक्लियन है, इंटरेक्शन करने के लिए कोई है ही नहीं। इसके पास 2 ही है, लेकिन इसके चारों तरफ 2 से ज़्यादा रह सकते हैं, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है, कम है। इस रेंज में जाने के बाद अपने आजू बाजू में जितने रह सकते हैं उतने हैं और ज़्यादा भी नहीं है। फिर बहुत हैवी में चले जाओ तब जितने हैं ये तो आ गए, लेकिन न्यूक्लियन का नंबर अभी भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो ये यहाँ 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 रहेंगे। अब ये वाला इसके साथ इंटरेक्शन कर रहा है, इसके साथ इंटरेक्शन नहीं कर रहा है, तो न्यूक्लियन का नंबर बढ़ा, लेकिन इंटरेक्शन से इंटरेक्शन एनर्जी नहीं बढ़ी, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वापस क्या हो गई, कम हो गई। इस रेंज में ही सबसे ज़्यादा रहती है, ठीक है ना। तो ये क्या बताता है, ये याद रखना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मिडल रेंज में जो कांस्टेंट रहती है वो किसको बताता है, न्यूक्लियर फोर्सेज की सैचुरेशन प्रॉपर्टी को बताता है, ठीक है। और क्या है, द लाइटर एलिमेंट्स, द लाइटर एलिमेंट्स हैव द टेंडेंसी, किसकी टेंडेंसी रखते हैं, टू फ्यूज, संलयन की प्रवृत्ति रखते हैं, किसकी रखते हैं, संलयन की, टू रीच इन द मिडल रेंज एंड द heavier elements have the tendency of fission to reach in the middle range। दोनों ही मिडल रेंज में पहुंचना चाहते हैं, तो छोटे वाले कैसे पहुंचेंगे मिडल रेंज में, 2 या 2 से ज़्यादा फ्यूज होकर, संलयित होकर मिडल रेंज में पहुंचेंगे। और भारी वाले कैसे पहुंचेंगे, टूट कर। तो एक तो ये क्या करना पसंद करते हैं, कंस्ट्रक्शन पसंद करते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा जुड़कर इधर जाना पसंद कर रहे हैं। और ये क्या, ये डिस्ट्रक्शन में विश्वास रख रहे हैं कि टूट जाएं, हम हल्के हो जाएं और इस रेंज में चले जाएं, ताकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए और हमारी स्टेबिलिटी बढ़ जाए। हर कोई स्टेबिलिटी बढ़ाना चाहता है। दो पॉइंट्स और हैं, वो और लिख लेते हैं। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर Z इज इक्वल टू 2, 8, क्या क्या थे, 2, 8, 20, 28, 50, 82 और न्यूट्रॉन का केस हो तो 126 भी। Z तो 126 अभी है ही नहीं, ठीक है। एज एक्सट्रीमली हाई, these numbers are known as मैजिक नंबर्स। इनको क्या बोलते हैं, जादुई संख्याएं। क्या बोलते हैं, जादुई संख्याएं। और एक्सट्रीमली हाई बोल रहे हैं तो किसके रेस्पेक्ट में एक्सट्रीमली हाई, अपने आजू बाजू के पड़ोसियों के रेस्पेक्ट में। ऐसा नहीं है कि बहुत आगे वाले से ज़्यादा रखेगा या बहुत पीछे, अपने आजू बाजू के जो पड़ोसी हैं उनसे बहुत ज़्यादा है। और कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जिनको डबली मैजिक नंबर्स बोलते हैं। कौन कौन से हैं, उनमें क्या है, न्यूट्रॉन भी मैजिक नंबर पे है और प्रोटॉन भी मैजिक नंबर पे है। ऐसे कौन कौन से हैं, डबल जादुई संख्याएं, क्या बोलते हैं, डबली मैजिक नंबर्स। कौन कौन से हैं, हियर बोथ Z and N are at magic numbers।
इनमें क्या है कि Z भी मैजिक नंबर पे है, मतलब Z भी इनमें से कोई एक है और N भी इनमें से एक सी। वो दीदी को परेशान कर रहा। 2He4 ऑक्सीजन, 8 ऑक्सीजन 16 और 20 कैल्शियम 40, 20 कैल्शियम 40 और एक और ऐसा स्टेबल न्यूक्लियाई है जो चारों रेडियो एक्टिव सीरीज थी उनका एंड प्रोडक्ट था। क्या था? 4 रेडियो एक्टिव सीरीज थी ना, AUNT, एक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम और थ्योरियम। चारों कहाँ जाके एंड हो रही थी? यूरेनियम रेडियो एक्टिव डीके करता 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 एंड प्रोडक्ट जहाँ पे वो स्टेबल हो जाता। हाँ, लेड क्या होता है लेड में? 82 और ये 126 और 82 कितने हो गए? 206, 208, 126 और 82, 8 हो गए ना। न्यूट्रॉन में 126 है और Z 82 है, दोनों मैजिक नंबर्स पे। इसीलिए ये इतना स्टेबल है। इसीलिए तीनों रेडियो एक्टिव सीरीज जो नेचर में 3 रेडियो एक्टिव सीरीज जो नेचुरली पाई जाती हैं, तीनों का एंड प्रोडक्ट क्या था? यही था। ठीक है। उसके बाद एक छोटी सा पॉइंट और है जो हम यहाँ पे लिखते हैं। एक छोटा सा पॉइंट एक और डिफाइन करना भूल गए थे, मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट तो हमें पता था क्या था। मास डिफेक्ट क्या है? एक्चुअल मास किसी न्यूक्लियस का माइनस जो मशीन से हमने निकाला है। तो क्या कैसे निकाला था? हम कैसे निकालते हैं? Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस N इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये तो मास हम निकालते हैं थ्योरेटिकली, माइनस इसका M। एक्चुअल को हम ऐसे लिख देते हैं MAZ। ये मास डिफेक्ट है। ये मास कहाँ चला गया? बाइंडिंग में चला गया। इतने न्यूक्लियॉन्स को एक साथ रखना है तुम्हें। चलो न्यूट्रॉन्स तो मान लेते हैं कि न्यूट्रल है, लेकिन प्रोटॉन्स पे तो चार्ज है और चार्ज पार्टिकल्स को पास लाते हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे? सेम चार्ज रिपेल करेंगे। फिर भी हम उनको एक साथ, और वो भी कितनी जगह में? फर्मी की ऑर्डर में एक साथ रख रहे हैं, तो फिर बाहर से कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। और वो एनर्जी कहाँ से आई? इसने खुद के ही मास से कंज्यूम कर ली, खुद का ही मास, और खुद को स्थिर कर लिया कि जितनी एनर्जी चाहिए बाहर से तो कहाँ आए, हम ही कम कर लेते हैं हमारा मास को एनर्जी में चेंज कर लिया। ठीक है। और इस मास डिफेक्ट के लिए एक टर्म हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन। हिंदी में क्या बोलते हैं? संकुलन गुणांक। क्या बोलते हैं? संकुलन गुणांक। क्या होता है पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला? पैकिंग फ्रैक्शन को F से लिखते हैं। सिंबल क्या है? स्मॉल f। सिंबल क्या लेते हैं? स्मॉल f। कैसा आता है? फॉर्मूला क्या है? मास डिफेक्ट बाई एक्चुअल मास करें या ये वाला एटॉमिक नंबर वाला? ऊपर तो मास डिफेक्ट आता ही है, नीचे कौन सा आएगा? A लिखे, A आएगा। क्या होता है? डेल्टा M। ये जो मास डिफेक्ट था इसको हम डेल्टा M से लिख सकते हैं। तो क्या आएगा? मास डिफेक्ट डिवाइडेड बाई A क्या है? एटॉमिक वेट। क्या है? एटॉमिक वेट, राइट। और ये पैकिंग फ्रैक्शन जो है वो कार्बन के लिए डिफाइन किया था सबसे पहले, और कार्बन का जो मास और ये निकाला था वो एग्जैक्टली सेम, उसी को यूज करके ये निकाला है। तो कार्बन के लिए जब पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं तो कितना आता है? 0। तो आगे से आपको याद रखना है
कार्बन एक अकेला एलिमेंट है जिसके लिए पैकिंग फ्रैक्शन कितना आता है 0। तो याद रखेंगे, नोट डाल के लिखिए, द पैकिंग फ्रैक्शन फॉर कार्बन 12, कार्बन 12, 13 14 नहीं, कार्बन 12, ठीक है। द पैकिंग फ्रैक्शन फॉर कार्बन 12 इज 0, राइट। और पैकिंग फ्रैक्शन का हम लोग एटॉमिक वेट के साथ ग्राफ भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ग्राफ भी बनाते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन का एटॉमिक वेट के साथ ग्राफ बनाते हैं। कैसा आता है? एक्सपेरिमेंटल, सभी एलिमेंट्स के लिए पैकिंग फ्रैक्शन निकाल लिए गए, सभी एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट हमें पता है, तो ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ग्राफ ड्रॉ किया, कैसा आया? इस एक्सिस पे एफ ए कैसा आता है? ऐसा ग्राफ आता है, राइट। याद रखना इसका मतलब मिडिल रेंज के जो एलिमेंट्स हैं उनमें मास डिफेक्ट क्या है? मिडिल रेंज के एलिमेंट्स की स्टेबिलिटी क्या थी? ज़्यादा थी। फिर ग्राफ सही है। ये एक्सपेरिमेंटल कर्व सही लग रहा है आपको? हाँ, ऐसा ही पढ़ा है, हमेशा ऐसा ही आता है, याद हो रखा है इतनी सालों से। बीएससी में भी पढ़ा था है। किनका? ऐसा लग रहा है ना? सोचना इसको, तुम सोचना, ये ग्राफ इतनी सालों से बढ़ा रहे हो और स्टेबिलिटी भी इतनी सालों से बढ़ रहे हैं हम लोग, तो ये ग्राफ ऐसा ही आता है। सोचना, ठीक है ना? इसको सोचोगे कल, ओके। 5 मिनट के बाद वापस मिलते हैं। संदीप, मेरी आवाज़ आ रही है? ओके ओके।